like when I received an email from British Parliament that you are invited for the scholar reception, that time it was a very grateful moment for me that a person who never thought. तो मेरे लिए वापस आना ये कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था, मेरे लिए वहाँ रहना बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था। मतलब एक दो बार मेरी पिटाई हुई है गांव में। जब लोग आपको साहब बोलना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पे आपका सिस्टम का फेलियर हो जाता है। Hi everyone, I am Rahul Purandare. I'm a volunteer at Seer Bharat Foundation, and today we have with us a very special guest who started off his journey with a small village in Maharashtra and has now made a name for himself internationally through his work dedicated in social and environmental causes. Mr. Vaibhav Sonone, it's an honor to have you with us. Thank You started off your life in a village. जो गाँव का जो जीवन होता है उसका अपना एक सौंदर्य होता है और अपनी कठिनाइयाँ भी होती हैं। तो कठिनाइयाँ और सौंदर्य दोनों के बारे में बताइए। ये बहुत ही बढ़िया बात आपने अभी कही है कि कठिनाइयाँ भी होती है और सौंदर्य भी होता है। बिकॉज़ हमारे एपीयू में एक प्रोफ़ेसर थे आनंद गंगोला करके, तो वो हमेशा बोलते थे कि गाँव को लोग ऐसे डिस्क्राइब क्यों करते हैं कि वहाँ पे कठिनाइयाँ ही होती है। गाँव के प्रिविलेज भी होते हैं, है ना? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया मध्य प्रदेश में, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्रिविलेजेस ही ज़्यादा थे, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट, वेरी रिमोट प्लेस। तो उस वजह से मुझे काम करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जो कि ख़ास तौर पे जब प्रदान जैसी संस्था में हम ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो शहर से पढ़े हुए या शहर में पले-बड़े लोगों को दिक्कत होती है। तो मेरा गाँव जो है वो वाशिम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा-सा गाँव है पेड़गाँव करके। वहाँ पे मेरा सारा पढ़ाई वगैरह वहाँ पे हुआ। मेरा फैमिली जो है वो लेबर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अर्ली स्कूलिंग मेरा नासिक में शुरू हुआ था, बिकॉज़ माय फादर एंड अगेन माय होल फैमिली वाज़ माइग्रेटेड एट नासिक। बट 2001 में कुछ पापा का एक्सीडेंट हुआ, हम लोग गाँव आ गए। गाँव में ही मेरा पढ़ाई वगैरह शुरू हुआ। अगेन गवर्नमेंट स्कूल, जिला परिषद स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ। देन आई मूव्ड टू इन 7th स्टैंडर्ड आई मूव्ड टू वन बोर्डिंग स्कूल, सखाराम महाराज संस्थान करके उनका स्कूल, उनका हॉस्टल सब वही था। 12वीं तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। दिस वाज़ द काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट एज़ एन करियर टर्निंग पॉइंट और एज़ एन सोशल टर्निंग पॉइंट फॉर मी, because I spent most of my time in library. I read lots of books and like through that books actually I explored society. क्योंकि मतलब समाज में जो चीज़ें हो रही है, जिसका जो मैं आज एक्सप्लोर उस टाइम में एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, वो मैं थ्रू बुक्स, थ्रू स्टोरीज मैंने एक्सप्लोर की। मतलब जो जैसे हम बोलते हैं ग्रामीण साहित्य है, दलित साहित्य है, विमेन साहित्य है, वो सब मैंने पढ़ा। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब मेरे लाइफ का टाइम था। और वहाँ से फिर मतलब 12वीं होने के बाद ये हुआ कि क्या करना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट टाइम एक्चुअली सजेस्टेड मी टू गो टू डीएड, डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, बिकॉज़ ट्रेंड में था सरकारी नौकरी, बड़ी आराम से 2 साल में सरकारी नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट है। बट मेरे एक प्रोफ़ेसर थे जोशी सर, उन्होंने बोला कि मतलब आई डोंट नो, उन्होंने जो पोटेंशियल देखा होगा मेरे अंदर, उन्होंने बोला कि ये डीएड-वीएड के लिए तुम बने नहीं हो, कुछ अच्छा करो, है ना? कुछ एकेडमिक्स में तुम आगे और पढ़ो। दैट टाइम आई केम टू फर्ग्यूसन। और यहाँ पे जो स्ट्रगल का जो बात है वो थोड़ा यहाँ पे हुआ। गाँव में तो उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि वो सबके लिए ही था। मतलब it was a common life, so I'm not considering that life as a struggle. तो स्ट्रगल कुछ जो है वो यहाँ पे फील हुआ, क्योंकि पुणे में उस टाइम कोई जान पहचान का था नहीं शुरुआती दिनों में। और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में जाना, पहली बार इतना बड़ा कॉलेज देखना, वहाँ का अलग ही माहौल फर्ग्यूसन का और वो सब। शुरुआत में जब कोई यहाँ नहीं था तो कुछ दिन रेलवे स्टेशन पे, 1-2 दिन बस स्टैंड पे ऐसे गुजारे, और लकीली हुआ कि नंबर लग गया फर्ग्यूसन कॉलेज में। और उसके बाद काफ़ी दोस्त मिले। उसके बाद ये हुआ ना कि मेरे जैसे ही कई सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करके आए थे, तो हम लोगों का अच्छा ग्रुप बना। मतलब 5-6 मेरे दोस्त बने, जिन्होंने यहाँ पे मतलब इस पुणे के वातावरण में ढलने के लिए मुझे मदद किया। वन थिंग विथ मी कि मैं एक तो किसी चीज़ से शर्माता नहीं हूँ और मैं डरता नहीं हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे नहीं आती है या जो मुझे नहीं पता है, वो मैं पूछ लेता हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई कंसिडर माई सेल्फ एज़ अ शेमलेस पर्सन, दैट आई रेज़ माय हैंड एंड आई आस्क, ओह आई डोंट नो दिस, लाइक एनीवन इंटरेस्टेड टू टीच मी दिस थिंग्स। तो ये मेरे केस में बहुत बार हुआ। लकीली ये हुआ कि घर पे अगेन फाइनेंशियल वो सब चीज़ें थी,
उन्होंने वो कुछ अपना कुछ-कुछ पैसे मुझे भेजते थे कभी-कभी घर के लोग, बट एक प्रोफ़ेसर थे, प्रोफ़ेसर कल्पना करके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, उन्होंने मुझे एक ऑर्गनाइज़ेशन से कनेक्ट कराया व्हिच इज़ ठाणे बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन कॉल्ड विद्यादान सहायक मंडल। उनसे कनेक्ट होने के बाद मेरा लाइफ़ जो है वो बहुत ही ईज़ी हो गया बिकॉज़ दे एक्चुअली सपोर्टेड लाइक फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट उन्होंने किया। मेरा फ़ीस, पढ़ाई किताबें, कपड़ा यहाँ तक के सारा खर्चा उन्होंने किया। देन आई वेंट टू अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड देयर एक्चुअली आई अंडरस्टूड व्हाट इज़ द ग्रास रूट, व्हाट इज़ द मतलब क्या मतलब ये एनजीओ सेक्टर क्या है, डेवलपमेंट सेक्टर क्या है? बट लाइक व्हाइल डूइंग माय बैचलर्स इन फर्ग्यूसन कॉलेज, दैट टाइम आई मेट पद्मश्री अवॉर्डी कपल डॉक्टर रवि कोले एंड स्मिता कोले। तो मैं मेलघाट गया, वहाँ पे जो तरुणाई कैंप है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करना मतलब बाबा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो मैंने किया। तो आज मैं जो यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ या जिस चीज़ के लिए मैं आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो हम बोलेंगे कि रूट्स जो है वो मेलघाट से कहीं न कहीं शुरू हुआ था। उन्होंने लीडरशिप अपॉर्च्युनिटी दी, उन्होंने मुझे बेसिकली लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया, उन्होंने एक पूरा कैंप लीड करने का, कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया, जिससे मैं महाराष्ट्र के बहुत सारे युवाओं के साथ कनेक्ट हुआ, चीज़ों को समझा, ग्रास रूट को समझा। अब उस कैंप के बहाने मैं मेलघाट में ज़्यादा समय बिताने लगा। सो मतलब मैंने एक्सप्लोर किया इंडिजिनस कम्युनिटीज़, मतलब वहाँ का गोंड, कोरकू इन आदिवासी कम्युनिटीज़ का लाइफ़, वहाँ के चैलेंजेस और वो सब चीज़ों ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और मुझे लगा कि मेरा जो पढ़ाई है या मुझे ऐसा पढ़ना चाहिए या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं अपने कम्युनिटी के लिए या जो यहाँ का मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी है या यहाँ का जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, यहाँ का जो वल्नरेबल है, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ़ का था। स्ट्रगल वगैरह मतलब वो बहुत रहा है, बट मैं उसको हाइलाइट इतना नहीं करता क्योंकि हर किसी के लाइफ़ में मतलब आपका भी स्ट्रगल होगा, वो मेरे से कुछ अलग होगा। इतना ही फ़र्क है। तो स्ट्रगल हर किसी के लाइफ़ में वो होता है। अब उसको हम कितना हाइलाइट करके आगे बढ़ते हैं या उसको हम कैसे पार करते हैं, वो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मतलब लगती है हमेशा। तो इसलिए ये कुछ मेरा मतलब जर्नी रहा था, जो मेरा पूरा एजुकेशनल जर्नी था। तो मैं अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मैंने डेवलपमेंट का पढ़ाई किया। वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से मैं पढ़ा मतलब मराठी में ही पूरा एजुकेशन हुआ था पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में। फिर अचानक से इंग्लिश मीडियम में जाना, अगेन दोस्तों ने मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और वहाँ पे जो प्रोफ़ेसर थे, लाइक हरवीन नागेंद्रा जैसे मतलब बहुत ही महान हस्ती है वो इकोलॉजी बहुत मतलब दुनिया के टॉप इकोलॉजिस्ट में वो जानी जाती है, बट उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ों से उन्होंने मुझे सिखाया और उनकी बदौलत आगे बढ़ा। कभी ऐसा डर नहीं लगा कि गाँव के जीवन जीवन जैसे आपने कहा बहुत अलग होता है, पर शहर का जीवन उससे बहुत ज़्यादा अलग होता है। उसके अपने चैलेंजेस अलग होते हैं। तो आप अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी या फर्ग्यूसन कॉलेज ऐसे बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप सीखे हैं। तो कभी घबराहट नहीं होती थी कि मैं कहाँ पे आ गया? कभी डिड यू एवर फील लॉस्ट लाइक मैं कहाँ पे आ गया? ये यूके में जाके हुआ यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि जैसे एक चीज़ जिसे मैंने पहले भी बोला, मैं डरता नहीं था किसी से और बेशर्मों की तरह मैं पूछ लेता मतलब मैंने कई बार लोगों से ये भी बोला है कि जैसे पुणे में जब मैं था, मेरे पास मेस के पैसे नहीं थे देने के हुँ, लिए, ₹1250 1 महीने में देने पड़ते थे मुझे मेस के। वो नहीं रहते तो मैं किसी भी प्रोफ़ेसर को ऐसे बोल देता था, "अरे सर वो ₹1250 देने बचे हैं, मतलब 2-3 महीना हो गया दिया नहीं, तो दे दीजिए उतना।" और दे देते थे मुझे लोग, है ना? तो ये इसीलिए मैं डर मेरे अंदर वो था नहीं पहले से। दूसरा क्या है बचपन से मतलब अंबेडकर पढ़े थे, बचपन से महात्मा फुले पढ़े, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है। तो वो रिबेलियस जो था वो थॉट्स में पहले से था, इसलिए डर कभी लगा नहीं। मतलब लॉस्ट भी फ़ील नहीं किया कभी बट हाँ, यूके जाके थोड़ा लॉस्ट फ़ील हुआ मैं थोड़ा आई डोंट नो मतलब वो वेदर का दिक्कत था, जो भी हुँ। था। बट एक काइंड ऑफ 2-3 बार ऐसे झटके आए थे मुझे कि क्यों आया मैं यहाँ पे, अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था वहाँ पे। बट ये फर्ग्यूसन में इवन पुणे में ये बैंगलोर में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट यूके मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनको स्कॉलरशिप पूरी तरह से फंड करी गई थी वहाँ से और आपको इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स भी मिला है और वहाँ पे जाकर आपने सोचे बहुत कम लोगों को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो जब आप वहाँ पे थे और वहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि आप
सिर्फ अपना नहीं, आप अपने गाँव का, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर। सो हाउ वाज़ दैट फीलिंग? हाँ, मतलब ये हर बार मेरी ये फीलिंग यही थी बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मेरा जाने का पर्पज़ ही यही था कि मार्जिनलाइज़ का जो वॉइस है, वो जो है वो हमको उस मतलब सही प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचाना चाहिए। बिकॉज़ व्हाइल वर्किंग इन मध्य प्रदेश आई वाज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट व्हिच इज़ फंडेड बाय रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। That time actually I encountered with lots of new terms like green finance, climate finance and all this kind of fancy words again. So that time I realized whatever happening in the global discourse, though the IPCC, UNFCCC and all these global agency, whatever they are talking, the grassroots situation is slightly different. So my whole what we can say the inspiration or whole motivation to go abroad and study these things, the climate adaptation and climate finance, green finance, or understand the global debate, global discourse around the climate. So my motivation to represent my community, represent the voice of marginalized people at the grassroots. So every time I consider myself or I realize every time for me also कि मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मैं मतलब वैभव यहाँ पे आया है वो अकेला नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारा ज़िम्मेदारी है और मुझे इन सब लोगों का जो वॉइस है, मतलब जैसे आपने हम बात कर रहे थे, आपने ज़िक्र भी किया फुलझर दीदी का। सो जैसे यूएनएफसीसी या आईपीसीसी का रिपोर्ट कहते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल और नॉलेज ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लाइमेट एडाप्टेशन। बट रियली आर दीज़ एजेंसीज़ आर रियली कंसिडरिंग द नॉलेज ऑफ फुलझर ये सब क्लाइमेट डिस्कोर्स में? तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे वो फुलझर के पास जो नॉलेज है, जो गाँव में नन्हे के पास नॉलेज है, वो नॉलेज मुझे वहाँ शेयर करना है कि हाँ, हमारा भी नॉलेज मतलब हम सबसे एंड में हैं। और ये जो भी आप लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी कर रहे हैं या दुनिया में जो भी हो रहा है, उसका एंड इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर हो रहा है। मतलब जंगल में रहने वाला लोग, यहाँ का किसान, यहाँ की वीमेन, यहाँ का मार्जिनलाइज उसके ऊपर हो रहा है। तो ये एवरी टाइम मेरे दिमाग में था कि आई रिप्रेजेंटिंग माई कम्युनिटी, आई रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एज़ एन ग्लोबल साउथ कंट्री, ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री बिकॉज़ जब मैं वहाँ एकेडेमिया में जब मैं पढ़ रहा था, तो ये बहुत ही हाइलाइटेड टर्म्स है एकेडेमिया में, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो एज़ एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ मुझे मैंने वही सब चीज़ें की। जैसे इवन डूइंग माई कोर्स, मेरे सारे असाइनमेंट्स जो थे वो सेंट्रल इंडिया बेस्ड थे, वो एग्रीकल्चर बेस्ड थे, वो इंडिजिनियस कम्युनिटी बेस्ड थे। मेरे सारे जो टॉक या मैं वहाँ पे जहाँ पे भी मैंने गया या जो अवार्ड भी मुझे वहाँ पे मिला, मैं फाइनलिस्ट था उस अवार्ड में, सोसाइटी एंड पॉलिसी कैटेगरी में, वो भी मेरे अगेन मेरे इंडिजिनस कम्युनिटी या मेरे काम के लिए ही मुझे वहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। तो ये सारा चीज़ जो था वो हरदम दिमाग में यही था कि आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम जस्ट अ काइंड ऑफ टोकनिस्टिक, आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव देयर। तो ये हरदम दिमाग में हमेशा था और प्राउड मोमेंट, ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट था। हरदम मैं वो जब लाइक व्हेन आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट यू आर इनवाइटेड फॉर द स्कॉलर रिसेप्शन, दैट टाइम it was a very grateful moment for me that a person who never thought that मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस गांव में जब गांव में पढ़ने मतलब बीएड करने का सोचा था, फिर पुणे में आए फर्ग्यूसन में, फिर ये गांव देहात में वापस चला गया। मैं कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं यूके पार्लियामेंट से मुझे इनविटेशन आएगा, बट वो आया एंड दैट टाइम ऑल्सो आई रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी एंड माई कंट्री ऑल्सो। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मैंने बहुत अच्छे मतलब लोगों के साथ वहाँ पे आई शेयर्ड स्टेज देयर with renowned academicians also, politicians, यूके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई, उनके साथ 2-3 मिनट बात करने का मौका मिला। एकेडमिशियंस के साथ ज़्यादा मैंने बातचीत की एंड एवरी टाइम आई डिस्कस कि मैं कैसे अपने कम्युनिटी का जो वॉइस है वो वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे जाके अपने लोगों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी हम देखते हैं आजकल, मेरे दोस्त हों चाहे फैमिली में, वंस दे लीव इंडिया दे डोंट फील लाइक कमिंग बैक। दे आर सो लॉस्ट इन द कंफर्ट। उन्हें इतना अच्छा लगता है वहाँ का लाइफस्टाइल हो, वो जैसे मानो अपने देश को भूल ही जाते हैं। तो कितना डिफिकल्ट था आपको अ, वहाँ ना रहना और अपने आप को कंट्रोल करना कि नहीं, मुझे वापस मेरे देश में अपने लोगों के लिए आना है। उसके लिए आप हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? मतलब जब मैं ऐसे 1-2 दोस्तों को बताया भी मैंने ये बात, मैं आपको भी बताऊँगा या जो भी दर्शक है उनको बताऊँगा, तो वो लगेंगे ये तो फेंक रहा है कुछ भी। बट एवरी डे मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मेरे मतलब जब मैं सोया हो और मेरे सपने में नर्मदा नदी नहीं आई हो, ऐसा एक भी दिन नहीं बीता। तो मेरे लिए
वापिस आना ये कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था, मेरे लिए वहाँ रहना बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो बेसिकली क्योंकि मेरी पार्टनर जो है स्नेहल और मैं जब हमने सोचा कि हमको मतलब जाना है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए जाना ये हमारा मतलब पढ़ के डिग्री लेके सेटल होना या हमको प्रमोशन मिलेगा या हमको अच्छा जॉब मिलेगा, ये हमारा पर्पज़ ही नहीं था। हमारा पर्पज़ ही यही था दोनों का ही कि जो चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका ग्लोबल डिस्कोर्स में, उसका ग्लोबल लेवल पे लोग क्या सोच रहे हैं। वो बस उतना हमको जानना था और वो हमारा पर्पज़ वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से फुलफ़िल हुआ। तो वापिस आना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। हालाँकि अभी बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब पहले तो वापिस क्यों ही आए? एक तो उसमें लोग पागल समझ रहे हैं अभी कि वापिस क्यों आए? दूसरा उनका रहता है अच्छा इनको या तो इधर बढ़िया जॉब मिला होगा इसलिए वापिस आए या तो प्रमोशन मिला होगा इसलिए वापिस आए, इंक्रीमेंट मिला होगा इसलिए वापिस आए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना प्रमोशन मिला है, ना हमने लिया है। ऑफ़र किया गया था मतलब जो मेरी ऑर्गनाइज़ेशन है उन्होंने इंक्रीमेंट भी अगर मैं मतलब भोपाल जैसी सिटी में बैठता, दिल्ली जैसी सिटी में बैठता, वो भी हो जाता बट वो कभी था ही नहीं दिमाग में। तो इसलिए हाँ, वहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा था। यहाँ के लाइफ़स्टाइल से। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कभी बिजली नहीं गई, वहाँ पे कोई मच्छर नहीं काटे, वहाँ पे पानी 24 घंटा अवेलेबल था। नेटवर्क जहाँ जाओ वहाँ वाई-फाई फ्री इंटरनेट चल रहा है। एयर क्वालिटी मतलब 150 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि हमारा 900 पार जा रहा है कई दिनों में दिल्ली या मुंबई में। इवन अब पुणे में भी बहुत ज़्यादा 700 के आसपास जा रहा है। तो लाइफ़स्टाइल देखा जाए तो बहुत अच्छा था बट अगर मैं मतलब लेकिन वो लाइफ़स्टाइल ने कभी अट्रैक्ट जो है वो शुरुआत से ही नहीं किया। गाँव के खाने को कितना मिस किया यूके में? हमने नहीं किया क्योंकि मैं ना फूड एडॉप्टिव हूँ नहीं। तो मेरा ये रहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे एक तो मैं खाना बनाना मतलब मेरा मुझे सारा खाना बनाना आता है। जैसे कैंप में मैंने 200-200 लोगों का स्नेहल ने और मैंने खाना बनाया है। तो इसलिए खाना बनाना शुरुआत से हम लोग बनाते थे। हमने तीनों टाइम का खाना घर पे बनाया। मैं रॉयल कॉटेज में रुका था 4 दिन एज़ एन कॉमनवेल्थ स्कॉलर हमारा एक वर्कशॉप था तो जो विंडसर में रॉयल कॉटेज है, वहाँ पे हमको बड़ा बोला गया कि यू विल गेट एन रॉयल ब्रेकफास्ट और ये सब। तो वो कुछ था नहीं मतलब वो बड़ा कॉमेडी था मेरे लिए कि रॉयल ब्रेकफास्ट, कुछ था नहीं ऐसा। मुझे मुझे यूके का खाना कभी अच्छा नहीं लगा, ये ब्रिटिश खाना। हमने तीनों टाइम मतलब ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं लंच, डिनर। मैं यूनिवर्सिटी रोज़ सुबह 9 बजे जब 8 बजे जब घर से निकलता था, तो मैं 6 बजे उठता था, अपना खाना बनाता था, 4 रोटी, सब्जी, अचार, खीरा, गाजर, अपना टिफ़िन लेके यूनिवर्सिटी जाता था, वहाँ पे खाना खाता था। तो सब घर पे बनता था। अगेन ये बदौलत है अम्मा-पापा की जिन्होंने खाना बनाना सिखाया। तो खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे काफ़ी स्टीरियोटाइप होता है ना कि खाना पसंद मतलब ऐसे गाँव में तो कहा जाता है कि लड़कियों का ये नहीं, काम वहाँ पे भी होता है। ये मतलब मैं आपको बताऊँगा ना आपको ये मतलब ये बोलेगा कि मतलब आपको लगेगा कि ये कुछ भी बोल रहा है। वहाँ पे भी यही होता है कि वहाँ पे जो हमारे यहाँ का इंडियन लोग जाता है ना, ये अपना कास्ट कैरी करता है, ये अपना पैट्रियार्की कैरी करता है, ये सब वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको। अच्छा। जैसे मैं एक दिन ये हुआ कि हम कुछ काम कर रहे थे, एक सोसाइटी का पोस्टर-वोस्टर लगा रहे थे, प्रोग्राम था। तो वो सब हुआ तो मैंने बोला यार मुझे घर जाना है। मेरी पार्टनर जो थी स्नेहल वो पार्ट टाइम जॉब करती थी एक जगह, तो वो 7 बजे घर आते थे। तो वो दिन मतलब वो 4-5 घंटे काम करके थक के घर आते थे, तो मेरा ये रहता है कि मैं खाना बना के रेडी रखता था ताकि उनको आने के बाद खाना खाए, सो जाए, अपना आराम करे। तो मैंने बोला कि यार मेरे को जब ऐसे दोस्तों में बात हुई तो लोग बोले कि तो एक-दूसरे ने बताया कि अरे इनका जो है शादी हुआ है, ये अपने पार्टनर को भी लेके आया इधर। अच्छा वो पार्टनर कंसेप्ट तो उनको पता ही नहीं, उन्होंने कहा इतने इनके वाइफ को लेके आया इधर। ये सब हुआ फिर आधा घंटा बाद कुछ जब काम खत्म हुआ तो मैंने बोला यार मैं घर जाता हूँ, मुझे खाना बनाना है। तो सडनली पुणे का ही लड़का है, औंध में घर है उसका, तो वो बोला कि आप क्यों खाना बनाएँगे? आपकी तो पत्नी है ना साथ में। तो ये स्टीरियोटाइप जो है ये सब जगह इंडियन जहाँ भी जा रहा है अपना सब कैरी कर रहे हैं। तो कास्ट जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव अभी पार्ट बन चुका है ग्लोबल लेवल पे। पैट्रियार्की एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव इश्यू बन चुका है ग्लोबल लेवल पे। तो ये वहाँ पे भी देखने को मिलता है। जी। तो आप जो थीसिस वहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे थे, आप जो काम कर रहे थे, वो आप एक तरह से अपना जो खुद का एक्सपीरियंस था, उसी को आप प्रेज़ेंट कर रहे थे। तो उनका रिसेप्शन कैसा था? कि क्या उन्हें लगा कि आप आपकी थीसिस में कितना दम है और वो आपको कितना सीरियसली लेना चाहते हैं या उन्होंने आपको बिल्कुल सिरा खूह पे बैठा दिया? यू मतलब जो एकेडमिक हाँ। मेरे प्रोफ़ेसर लोग हैं, मतलब आई डोंट नो जैसे एक एक बात मुझे अच्छी लगी वहाँ की कि सारे एक तो एकेडमिशियन प्रोफ़ेसर जो मिले वो बहुत ही महान हस्तियाँ हैं। जब मैं एपीयू में पढ़ता था तो उन लोगों के रेफ़रेंस पेपर हमने पढ़े यहाँ पे, अब उनकी क्लास में बैठने का मौका मिला। तो एक तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। दूसरा ना एकेडेमिया अब हमारे यहाँ ना दिक्कत वो हो जाती है।
एकेडेमिया में ये चीज़ें बहुत क्रिटिक किया जाता है इन सब चीज़ों पे। जैसे एक टर्म या एक स्कूल ऑफ थॉट है, डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ रिसर्च, है ना? कि क्या होता है कि कोई व्हाइट पीपल है या कोई मतलब जैसे यहाँ गाँव में रिसर्च करना है, तो आप शहर में पढ़ रहे हैं, आप शहर से बिलॉन्ग करते हो, आप गाँव में जाके रहते हो, 2-3 महीना रिसर्च करते हो, वापिस आते हो। वैसे भी एकेडेमिया में क्या हुआ है कि जो ग्लोबल नॉर्थ का लोग है ना, वो सब ग्लोबल साउथ में आता है, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया में, वो यहाँ 1 साल, 6 महीना, 10 महीना रहता है, रिसर्च करता है, वापस जाता है। तो उस रिसर्च का हमारे लिए उस रिसर्च का कोई रिलेवेंस ही नहीं रहता है। वो अपना उनको डिग्री-विग्री मिल जाता है, उनको पेपर पब्लिश हो जाता है, सब हो जाता है। तो मेरे तो जितने भी प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एप्रिशिएट किया, और जो एकेडेमिया में स्कूल ऑफ थॉट है, डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ रिसर्च, सो दे एक्चुअली मोटिवेट मी, दे एक्चुअली प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ गाइडेंस मी कि तुमको अगर आगे रिसर्च करना है, वी आर रेडी फॉर दिस। मतलब मुझे 2-3 प्रोफ़ेसर ने पीएचडी के लिए अप्रोच किया कि तुम पीएचडी करो। हालाँकि उनका टॉपिक ग्लोबल साउथ में ग्लोबल मतलब ये साउथ अफ्रीका के टुवर्ड्स था, जो मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं था, तो मैंने पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली उनको मना कर दिया। बट वहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ही वैल्यू किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो मतलब कॉलोनाइज़ कंट्री जो थी वहाँ से है और वो वहीं पे रिसर्च करना चाहता है, तो उसको बहुत एप्रिशिएट किया जाता है एकेडमिक इसमें। हालाँकि जनरल सोसाइटी में उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो वो गैप मुझे बहुत दिखा एकेडेमिया में और प्रैक्टिशनर्स के लाइफ में। क्योंकि आप एकेडमी और प्रैक्टिशनर्स का जो एक डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पीएचडी करना, क्योंकि मैं आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, तो मैंने अक्सर सुना है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट देन आवर्स, कि वो उनका बहुत प्रैक्टिकल और रिसर्च ओरिएंटेड होता है, हुँ। और हमारा काफ़ी कह नहीं सकते कि काफ़ी हद तक किताबी, मतलब ऐसा कहते हैं। सोसाइटल तो इम्पैक्ट भी है। आपको क्या लगता है, सिंस यू हैव स्टडीड इन बोथ द कंट्रीज़, क्या डिफरेंस है दोनों देश में पढ़ने का? अ, अगर इसको जैसे हम एक एक मतलब 2 वर्ड्स में अगर इसको बोलना है, तो वो है कि नॉलेज प्रोडक्शन। हमारे यहाँ मतलब एक कमी जो मुझे लगती है एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली, वो नॉलेज प्रोडक्शन की है। अब मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही खराब बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे चेंजेस जो है वो अपने यहाँ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए अभी अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एमएससी इन सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट का कोर्स लॉन्च किया है। जिस कोर्स के लिए पिछले साल मतलब जो मेरा इंटरेस्ट एरिया था, जिसके लिए मुझे पिछले साल वहाँ जाना पड़ा। तो हो सकता है अब आने वाले दिनों में आपको फ़ॉरेन पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कोर्स यहाँ पे ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटीज़ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो अभी यहाँ पे आ रही है, जो कि यहाँ पे नहीं थी। बट वो एक मेजर गैप नॉलेज प्रोडक्शन का मुझे लगा कि जितना भी यूके यूनिवर्सिटीज़ में मैं घूमा हूँ, लोगों को मैंने यूके के मतलब लोगों को मैंने जाना है, समझा है, प्रोफ़ेसर्स के साथ मैं बैठा हूँ। तो वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल नहीं होता है, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। हालाँकि अब वो अपनी-अपनी सोसाइटल सोशो पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन भी उसमें कंसिडर किया जाएगा। ऐसे नहीं हम बोल देंगे कि वो बहुत बढ़िया है और हम कुछ है नहीं। बट एक है कि रिसर्च में नॉलेज प्रोडक्शन में हम लोग कमी है, जो मुझे लगता है कि अब मतलब हम जैसे लोगों को ये ज़िम्मेदारी अब बनती है, या पॉलिसी मेकर्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम नॉलेज प्रोडक्शन को ज़्यादा वैल्यू दें। तो ये एक मेजर गैप दोनों सिस्टम में मुझे दिखा। तो आपने वहाँ पे अपनी थीसिस करी और फिर आप यहाँ पे वापस आए, और मध्य प्रदेश में आपने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया। तो वो सारा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मैंने पढ़ा और आपके इंटरव्यूज़ भी देखे कि बहुत आपको वहाँ पे भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। लोगों के माइंडसेट से फाइट करना पड़ा। यू वर जस्ट नॉट फाइटिंग द सिस्टम बट आल्सो द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो वो सारा एक्सपीरियंस हमें बताइए। तो मतलब मैं जब मेरा अगेन एपीयू से कैंपस प्ले उस टाइम मुझे एक्चुअली पीएचडी करना था, जब मेरा मास्टर्स हुआ। बट फैमिली का सिचुएशन ऐसा था कि वो करने मतलब वो मैं बचा नहीं था पीएचडी करने लायक। तो इसलिए मैंने कैंपस प्लेसमेंट लिया प्रदान करके, एक एनजीओ है, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन। सेंट्रल इंडिया में लाइवलीहुड और विमेन एम्पावरमेंट एजेंसी एनहांसमेंट इसके ऊपर काम करता है। मैं मध्य प्रदेश में मंडला डिस्ट्रिक्ट में मुझे लोकेशन मिला, मोहगाँव ब्लॉक। और वहाँ पे मुझे गाँव मिला था धमनपानी। उस गाँव में जब मैं वहाँ गया, तो अगेन गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ गाँव है, जहाँ पे जाने के लिए रोड नहीं है। उस टाइम तो गाँव में पानी का दिक्कत था, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं है गाँव में। बट प्रदान ऐसे गाँव में आपका स्टे स्टडी कराता है, मतलब हमारा 3 महीने का स्टे स्टडी कराना होता है। तो शुरुआत में 2 बार लोगों ने मतलब लोगों को उस टाइम मुझे लोगों को लगा कि मैं किडनी चोर हूँ, मैं किडनी निकालने के लिए आया हूँ। उस टाइम एक्चुअली रूमर पूरे इंडिया में था, मॉब लिंचिंग हुआ था काफ़ी लोगों का। मैं भी उसका मतलब मेरा मतलब हाँ, 1-2
मतलब 1-2 बार मेरी पिटाई हुई है गाँव में, इसको लेकर। एक बार तो मॉब मतलब ये किडनी स्टोन वाला था, दूसरी बार ये हुआ था कि लोगों को मैं न एमजी-एनआरईज़ेड जो है उसका मैं थोड़ा लोगों को समझा रहा था कि आप जो काम कर रहे हो वो थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, इससे आपको कम पैसा मिलेगा। आप अगर बाय रूल काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और बीच में जो बिचौलिया है, मतलब बीच में जो दलाल है, जो आपका पैसा गबन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको दिक्कत हुआ और उसमें से एक व्यक्ति ने मेरे को पिटाई कर दी थी, तो ये 2 टाइम हुआ था। बट लोगों के मतलब मुझे लगता है ना कि लोग समझते हैं, है ना? अब उनको उनके स्तर पे बैठ के समझाने वाला कोई चाहिए। जो मेजर गैप मुझे हमारे सिस्टम में लगा, सिस्टम ये है ना कि हम मतलब आप साहब बन जाते हो, हुँ। कि साहब कल्चर तो मुझे अब ये प्रदान ने भी मुझे मुझे दिया, और दूसरा मेरा जो मोटिवेशन या मेरा जो इंस्पिरेशन था, अगेन गोइंग बैक टू डॉक्टर रवि कोल्ले और मेरे मतलब मेरे माँ-पिताजी, इन लोगों ने जो मुझे सिखाया था ग्रास रूट की चीज़ें, उससे मेरे अंदर वो कभी आया। जैसे गाँव में जाओ आप, मान लीजिए आप गाँव में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हो, आप थोड़ा बाइक पे जा रहे हो, वो लोग अपना धोती में हैं, मतलब ऊपर तो कुछ नहीं पहना है और अपना तौलिया लपेटे हुए लोग हैं। बच्चे मतलब वहाँ का गरीबी और ये सब चीज़ों को देखते हुए, तो ये है ना कि अब आप जाते हैं, लोग उनके घर में जो भी है, किसी के घर में कुर्सी होगा, किसी के घर में दरी होगा, किसी के घर में मतलब व्हाटएवर दे हैव गुड इन देयर होम, दे ऑफर यू टू सिट। आप उस पे जाके आराम से बैठ जाते हो, लोग ऐसा आपके नीचे बैठ जाते हैं। वो जो डिस्टिंक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट जो आपका वो क्रिएट हो जाता है ना, वहीं पे आपका मतलब सिस्टम का जो फेल्योर है ना, वही हो जाता है। जब लोग आपको साहब बोलना शुरू कर देते हैं ना, वहाँ पे आपका सिस्टम का फेल्योर हो जाता है। तो गाँव में हो जाता है ना, गाँव का सचिव भी है पंचायत का, उसको लोग साहब बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने आप को साहब की वो सेवक है, जबकि वो सेवक है, मतलब वो तो एक अगेन अलग डिस्कोर्स है वो ब्यूरोक्रेसी का। बट जबकि वो सेवक है, लोग उसको साहब बोलते हैं क्योंकि लोगों को अलग लगता है, उनसे पढ़ा लिखा है, मतलब उसकी अपनी एक वो है। तो जैसे मैं जब भी गाँव में गया ना, एक तो मैं कभी कुर्सी-वुर्सी पे बैठा नहीं, ज़मीन पे लोगों के साथ बैठो। तो ज़रा गाँव में जाओ, आप लोगों को ये बोलते हैं कि हम क्या सिखाने आए हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि आप उनसे क्या सीख सकते हो। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि जो जैसे मैं मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा बैचलर, देन मैंने डेवलपमेंट पढ़ा जिसमें मेरा कोर इंटरेस्ट जो था वो एग्रीकल्चर था। मैं वहाँ गया प्रदान में 1 साल मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर काम किया, वो प्रदान का जो बेस था। और जब मैंने प्रदान छोड़ा, मान लीजिए छोड़ा मैंने, जब मैं वहाँ पढ़ाई के लिए निकला, तो मैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के रूप में मैं था, है ना? अब आप सोचिए कि जो पॉलिटिकल साइंस था वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बना। ये सारा नॉलेज मुझे सुरेंद्र करके गाँव का मतलब एक प्रदान के ही एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, उन्होंने मुझे सिखाया। गाँव के लोगों ने मुझे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाया। प्रदान ने मुझे 20% सिखाया होगा थ्योरी, जो मैं इंग्लिश पढ़ पाता था, समझ सकता था। बाकी मुझे पूरा जो ग्रास रूट का प्रैक्टिकल नॉलेज है वो पूरा गाँव के लोगों ने दिया। मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था। एग्रीकल्चर का बहुत सारा नॉलेज, मतलब सिंपल सी बात थी। जब मैं यहाँ से पढ़ के गया था तो हमने बोला हमको करेला लगाना है, मतलब बहुत सिंपल बात है। करेला लगाना है हमको। हम गए गाँव में करेला लगाने के लिए। अब करेले का सीड जो है ओवल शेप में होता है। तो अब जो गाँव में मैं गया ना, तो मैंने एक लाइन करेला, मतलब मैं ट्रेनिंग लेके आया, प्रधान ने मुझे ट्रेनिंग दिया, करेला लगाना है गाँव में जाके, मैं जाके गाँव में लोगों को ट्रेनिंग दूँगा। तो मैं जाके मैंने एक लाइन करेला लगा दिया। अब बीच में एक दादी अम्मा थी, मतलब एकदम बूढ़ी दादी थी, लगभग 70-75 साल है, वो आराम से मेरे पास आई और बोली, "भैया करेला ना ऐसे नहीं लगाते।" मतलब वो और गोंडी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले, "भैया करेला ना ऐसे नहीं लगाते।" तो मैंने बोला, "दादी कैसे लगाते फिर?" है ना? तो उन्होंने मुझे करेला लगाने का सही तरीका सिखाया कि कौन-सा उसका शेल्फ का जो कौन-सा उसका मतलब साइड है जो अप साइड होना चाहिए, कौन-सा डाउन साइड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें चीज़ें हैं जो मुझे गाँव के लोगों ने सिखाई। और धमन पानी, जैसे मैंने बोला, गाँव में नेटवर्क नहीं था, सड़क नहीं थी, पानी का बड़ा दिक्कत था, और हम सब लोगों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। अ गाँव के लोग जो थे वो मतलब फ्रंट सीट पे हमेशा रहे। मतलब गाँव की जो महिलाएँ थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब दूसरी बार मेरी पिटाई हुई थी तो सारी महिलाएँ, पूरा मोहगाँव आई थी ब्लॉक लेवल पे और बोली कि चले भैया हमको पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन करेंगे हम। हालाँकि वो हमने कुछ किया नहीं, हम इंक्लूसिव अप्रोच हमेशा से रहा, क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो वो तो दुश्मन बन आपने जा कंप्लेन नहीं करी? नहीं करी मैंने कंप्लेन। क्योंकि ये हुआ कि पहले तो गाँव की सब दीदियाँ उसके घर गई जिसने हमारी मतलब हमको दौड़ाया था, पत्थर लेके पीछे दौड़ा था हमारे। हम दौड़ रहे हैं आधा किलोमीटर दूर खेत में। तो वो उसके घर गई, जब दीदियों को पता चला ना ऐसे हुआ, दीदियाँ दूसरे काम पे थी। तो शाम में सब दीदियाँ उसके घर गई, उसको गाली-बके उसको सुनाया बहुत कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सारा चीज़। फिर दीदी दूसरे दिन गाड़ी बुक करके मोहगाँव आई,
और मौका हमारे पास आई, हमको बोले कि चलो भैया पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन करना है। तो मैं नहीं गया, मैंने कंप्लेन नहीं किया। मैंने दीदियों को यही समझाया कि अप्रोच जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, हमको लोगों को साथ लाना है, अलग नहीं करना है। अब उस टाइम कंप्लेन कर देता, वो दुश्मन बन जाता ज़िंदगी भर के लिए हमारा, गाँव की दीदियों का भी दुश्मन बन जाता। तो हमने इंक्लूसिव अप्रोच, वो अगेन बाबा का पूरा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन था। तो दीदियों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे।